करते हैं। अब तक जो हमने बात की हम केवल डाटा की बातें कर रहे थे, ठीक है। आज हम बात करते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में। क्वांटिटेटिव डाटा, जो भी हम स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं जनरली वो स्टैटिस्टिक क्या होता है, ज़्यादातर चीज स्टडी क्वांटिटेटिव डाटा का करते हैं, नियरली 90% स्टडी। 10% स्टडी जो होती है क्वालिटेटिव डाटा की होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा जो है एक होती है डिस्क्रिप्टिव मेजर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेजर्स क्या होता है कि ये हमको मेजर्स हैं या टूल्स कह सकते हैं जो कि क्वांटिटेटिव डाटा को हेल्प स्टडी करने में हेल्प करती है। तो आज के हमारी टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव मेजर। तो जनरली तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि हम किसी भी क्वांटिटेटिव डाटा को कितने तरीके से स्टडी कर सकते हैं, तो 4 टूल्स होते हैं हमारे पास। पहला है सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा है डिस्पर्जन, तीसरा है स्क्यूनेस और चौथा है कर्टोसिस, ठीक। ये 4 चीजें अगर हम पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सो नाम से ही क्या क्लियर हो रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो मतलब कि सेंटर की तरफ जाने की टेंडेंसी, उसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, या एक सेंटर पॉइंट, या जिसको हम इन जनरल बोला जाए तो एवरेज वैल्यू बोलते हैं। कि सारे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एवरेज वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करता है, या जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं या मिड पोजीशन कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जैसे नंबर लाइन है तो ये इसकी एवरेज वैल्यू है, तो भी जिसकी भी वैल्यू होगी उसकी टेंडेंसी होती है सेंटर की तरफ जाने की, इसलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और एवरेज का मतलब कभी भी ये मत समझना कि एवरेज मतलब मीन होता है, ठीक है। मीन होता है लेकिन ओनली मीन नहीं होते। या सेंट्रल टेंडेंसी, हमसे कोई पूछेगा सेंट्रल टेंडेंसी कितने हैं, ठीक। तो ब्रॉडली तो 3 होते हैं, या एवरेजेस बोलेगा, सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी बोलते हैं। तो ये भी हमारे 3 होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। मीन में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है 3 टाइप का। अर्थमेटिक मीन, मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, जिसको हम लोग एम, जीएम एंड एचएम कहते हैं, ठीक। तो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी हमारे कुल कितने हैं, 5 है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें हम 5 बातें पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, तो डिस्पर्जन का जो अगर लैटरल मीनिंग हमसे कोई पूछेगा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्कैटर्डनेस, स्कैटर्डनेस, ठीक है। अब स्कैटर्डनेस का मतलब क्या है कि, या वेरिएशन, सेंट्रल पॉइंट्स के अबाउट किस तरीके से डाटा वेरी कर रहा है, किस तरीके से स्कैटर्ड है, उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। तो डिस्पर्जन इज नथिंग बट एक सेंट्रल वैल्यू जो भी हमारी एवरेज वैल्यू है उससे डाटा किस तरीके से स्कैटर्ड है, इधर है कुछ इधर है, तो हम क्या करते हैं इसका ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकाला, मतलब क्या है, सेंट्रल वैल्यू के अराउंड डाटा किस तरीके से स्कैटर्ड है या वेरी कर रहा है, इसकी स्टडी कौन हम किस में करते हैं, डिस्पर्जन में, ठीक। तो डिस्पर्जन जो हमारा होता है ये, इसमें हम जो पढ़ेंगे इसमें भी 5 होता है, ठीक है। एवरेज डिस्पर्जन होता है, ठीक है, और डिस्टेंस डिस्पर्जन होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बस नाम लिख देते हैं, फिर जब चैप्टर खोलेंगे तो फिर बताएंगे। रेंज हो गया, ठीक है, क्वार्टाइल रेंज हो गया, ठीक,
उसके बाद मीन डेविएशन हो गए, डेविएशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस। कुल मिला के ये 5 चीज़ें अगर हम पढ़ लेंगे तो ये इसमें हमारा डिस्पर्जन भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हमको ये बताती है कि एक जो डाटा का वेरिएशन किस तरीके से है सेंटर पॉइंट के अराउंड। ओके, अब ने हमने देखा पहले में तो हमने एक सेंटर वैल्यू फाइंड की सेंट्रल टेंडेंसी से, दूसरे में हमने देखा कि किस तरीके से डाटा उसके अराउंड वेरी कर रहा है। तीसरा जो स्क्यूनेस होता है, स्क्यूनेस मीन्स होता है एसिमेट्रिसिटी। ठीक है, इस बात को दिमाग में रख याद रखना। स्क्यूड अगर हम कहीं बात करते हैं स्क्यूनेस का तो मतलब एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल। ओके, एसिमेट्री या नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल मीन्स होता है नॉन मिरर इमेज। अगर हम ये देखें, अगर इस तरीके से कोई ग्राफ बनाते हैं, इसको अगर हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये इक्वल टू ये है, तो ये मतलब एक तरीके से हमारा सिमेट्रिकल हो गया, और यानी ए स्क्यूड है, मतलब स्क्यूड नहीं है, नॉन स्क्यूड है ये। मतलब ये अगर कोई भी एक दूसरे का मिरर इमेज है तो वो उसमें स्क्यूनेस नहीं होती, उसमें स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होती है। तो स्क्यूनेस का मतलब अगर हमसे कोई भी पूछेगा तो हम बोलेंगे कि एसिमेट्रिसिटी, कि डाटा का जो डिवीजन है क्या सिमेट्रिकल है या नहीं है। इसके लिए हम स्क्यूनेस की स्टडी करते हैं। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आते हैं, कार्ल पियर्सन आता है, बाउले आता है। ठीक है, दो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, मोटा मोटा दिमाग में याद रखना है। स्क्यूनेस मतलब होता है, अरे स्क्यूनेस मतलब मीन्स होता है हमारा एसिमेट्रिसिटी या नॉन सिमेट्रिकल डायग्राम या नॉन मिरर इमेज। ठीक, अब लास्ट जो है कर्टोसिस। कर्टोसिस से हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कर्व के, मतलब कर्व की, मतलब पिकर्डनेस और फ्लैटनेस को स्टडी करते हैं। पिकर्डनेस एंड फ्लैटनेस को स्टडी करते हैं। मतलब ये ऊपर जाके कितना स्टीप है, मतलब ऐसे स्लोप बनाते हैं इसके टॉप पे, ये कि मतलब ऊपर जाके ये स्टीप स्लोप है या फ्लैट स्लोप है। ठीक है, तो इसकी स्टडी हम करते हैं कर्टोसिस में। ठीक, इसके भी लिए भी बी टू बीटा वन है, बीटा टू है, गामा वन गामा टू है। ये चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इतनी बातों में किसी को अभी तक दिक्कत है? अगर ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, और जेआरएफ में काफ़ी अच्छा वेटेज वाला ये हमारा सब्जेक्ट है। किसी को कोई डाउट अब तक? कितनी बोली? हेलो? सर। हाँ, बीच में कोई एक रिप्लाई करते रहे। ठीक है, तो इससे क्लास की पेस बनी रहती है, नहीं तो फिर ब्रेक ब्रेक हो जाती है। ओके, और डाउट हो जिसको कहीं भी तो हमको तुरंत इंटरप्ट करें। ओके, तो इन 4 चीज़ों को हम पढ़ेंगे: सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। सेंट्रल टेंडेंसी, हम सारे डाटाओं का एवरेज ले लेंगे, वो होती है सेंट्रल टेंडेंसी। अब उस एवरेज पॉइंट के अराउंड किस तरीके से डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको करते हैं हम लोग डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन हो गई, अब उसके बाद हम जो एक सेंट्रल वैल्यू है या जो हमारा जो मिड वैल्यू है उसके अराउंड जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, तो वो हम कहते हैं सिमेट्रिकल है। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम कहते हैं एसिमेट्रिकल है। और दूसरी चीज पिकर्डनेस की, मतलब क्या यहाँ पे जो टॉप स्लोप बनाते हैं हम ये, ठीक, इस पे ये कितना पीक है, मतलब कितना पीक स्लोप बन रहा है, कितना नुकीलापन है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। कन्वेक्सिसिटी का वर्ड यूज करते हैं हम कर्टोसिस के लिए, कन्वेक्सिसिटी को भी चेक करते हैं। तो इससे भी कंफ्यूज नहीं ना, ये कर्टोसिस होता है। ठीक, तो कोई मुझे बताएगा कि 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक मीन, हम्म, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन,
मीडियन और मोड। ओके, गुड। तो ये हमारे क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है, इसी को एवरेज भी कहते हैं हम लोग। ठीक, एवरेज। अब इसमें क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं, या जितने भी हमारे पास 5 मेजर्स हैं, तो इसमें से एक साइंटिस्ट थे यूले। यूले ने एक साइंटिस्ट यूले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब क्या दिया कि हम आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहेंगे। ये एकदम याद रखना, ये चीज़ अगर याद रहेगी तो सेंट्रल टेंडेंसी बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। आइडियल मेजर, किसी भी 5 मेजर्स जो बताया है, ठीक है, जो कि अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है और मोड है, इन पांचों में से आइडियल मेजर कौन सा है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए आइडियल मेजर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, या आइडियल मेजर के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स में याद रखेंगे, ठीक है। और इन्हीं से मेरिट और डिमेरिट, इनके मेरिट और डिमेरिट से ही क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जामों में। पहला तो आइडियल मेजरमेंट है कि कोई भी चीज जो भी है मेजर है, वो रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए। छोटा छोटा वर्ड में हम लोग लिखेंगे, बहुत ज्यादा वर्ड नहीं लिखेंगे, रिजिडली डिफाइन। दूसरा, इजी टू कैलकुलेट। तीसरा, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। चौथा, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ये लाइन थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। पांचवा, कि लीस्ट इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। ये 5 क्राइटेरिया किसने दिया था, साइंटिस्ट ने, यूले ने। यूले करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 ये मेथड दिया था कि आइडियल मेजर के पास ये खासियत होनी चाहिए। लेकिन यूले ने एक क्राइटेरिया नहीं दिया, जो कि छठा मेजर है, ठीक है। उन्होंने एक क्राइटेरिया नहीं दिया, लेकिन वो बाद में ऐड हुआ था, छठा क्राइटेरिया, ठीक, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू। तो यूले ने जितनी भी क्राइटेरिया दी, सारा का सारा मीन को ध्यान में रखते हुए दिया, ठीक। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि मीन की मेरिट क्या है, तो मीन की मेरिट सारी जितने भी हमने पिंक कलर में लिखा हुआ है, सब मीन की मेरिट्स है, ओके। और मीन की डीमेरिट क्या है, तो उसकी सबसे जो ज़्यादा डीमेरिट है, मतलब मीन्स इसकी डीमेरिट ये है कि मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ओके। तो अब यहाँ से बात समझ में आ गई होगी कि बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहले ही सस्पेंस ओपन कर दे रहा हूँ कि बेस्ट मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी है, वो हमारे क्या है, अर्थमेटिक मीन। ये क्वेश्चन पूछता है, सेंट्रल टेंडेंसी हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन। मीन, एम, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, विच ऑफ द मेजर ऑफ फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। उसमें मीन होगा, मीडियन होगा, मोड होगा, और कोई और ऑप्शन होंगे, तो वहां पे भी लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन इज अर्थमेटिक मीन।
अगला क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। सो ये डिमेरिट है मीन की ना, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मीन क्या है कि अफेक्ट हो जाती है। तो ये क्या है, वहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज से सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला अगर कोई सेंट्रल टेंडेंसी है तो वो मीन है। और उसी तरीके से सेम इसका रिवर्स हो जाएगा मीडियन और मोड के केस में। तो ज़्यादातर सेंट्रल टेंडेंसी के फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं और उनके मेरिट और डिमेरिट से हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नो। अब ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन, हमारा जो है मीन। मेरी थोड़ी ठीक सा है, क्लास छूट गई है सर। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप ज्वाइन करोगे तो दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 1 घंटे बाद इसकी ओके। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके, कल के लेक्चर की भी मिलेगी, आज की भी मिल जाएगी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नेटवर्क इशू भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ओके, सो मीन जो होता है, तो मीन का तो सिंपल फॉर्मूला सबको मालूम होगा बचपन में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, आप लोग अपना देख लेना, हालांकि कभी पूछेगा भी नहीं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना होता है तो ये समेशन का साइन होता है, समेशन एक्स आई। इसका मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका ये मतलब होता है डिवाइडेड बाई n। ये जनरल मीन होता है। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे x बार से, और कहीं 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 इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो जहाँ पे इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे ये पॉपुलेशन मीन होता है। ठीक है, पॉपुलेशन मीन होता है। इतनी चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी है, आपके एग्जामों में यही आएगा। और ये होता है सैंपल मीन, नोटेशन हम मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन दिमाग में बस आप ये एक्स बार ही रखना, सैंपल मीन। ठीक, लेकिन कहीं कहीं म्यू भी यूज करता है। ओके, अब कोई भी चीज़ें होंगी, कल हम पढ़ रहे थे ना कि डाटा क्या होता है हमारा, 2 तरीके का होता है। एक क्या है, डाटा हमारे किस तरीके के हो सकते हैं, अनग्रुप डाटा, अगला क्या है, ग्रुप डाटा। जो ग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा है, उसके लिए तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला हमको यूज कर देना है। ठीक, अब क्या है, ग्रुप डाटा में हमारा 2 तरीका हो जाता है, विथ क्लास इंटरवल और विदाउट क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक। विदाउट क्लास इंटरवल में हमारा जो भी डाटा होगा वो सिंपल एज इट इज लिखा होगा कि x1 होगा, ठीक है, x2 होगा, x3 होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे 2 3 4 हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगा f1 f2 f3 होगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 3 1 कुछ भी हो गए। तो अब अगर विदाउट क्लास इंटरवल का है तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई इंटू समेसन एफ आई हो जाता है। यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी को हम सम करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9 प्लस 4 × 1 4 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी 6। ओके, हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा फॉर ग्रुप डाटा, एक मीन फॉर ग्रुप डाटा विदाउट क्लास इंटरवल। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई बोलते जाए जल्दी से। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा है जो विथ क्लास इंटरवल है, एक एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है, कहीं काम ही देगा। ठीक है, जैसे जब क्लास इंटरवल होता है जैसे कि 0 to 5, 5 to
10 और या 0 to 10 करते हैं, 10 to 20, 20 to 30, ये कैलकुलेशन इजी कर देगा। ये हमारी क्या है, क्लास इंटरवल है। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा होगा एक्स आई निकालना। एक्स आई मतलब मिड वैल्यू, ये हमारा एक्स आई मीन्स ये होता है मिड वैल्यू। इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो उसी तरीके से हम ये कर लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, ठीक। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारा 4 है, ठीक। अब हम सेम मेथड है, या तो हम समेशन एक्स आई एफ आई कर लें, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को, और पीछे वाला ये फार्मूला लगा के मीन निकाल लें, ठीक। इस तरीके से भी कर सकते हैं, 5, 30, 100, ओके। इस तरीके से भी कर सकते हैं 135, और ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम कर सकते हैं 7 से, ओके। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। इसमें एक तरीका ये भी होता है कि एज्यूम्ड मीन का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं डिटेल में जाएंगे। हम क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू को, हमको कुछ नहीं मालूम है, हमने क्या किया, इसी को मीन मान लिया, किसी भी एक वैल्यू को हमने मीन मान लिया, ए इज इक्वल टू 15, ये हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है। समझ में आएगा तो भी ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, कभी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन जानना चाहिए एज्यूम्ड मीन, ठीक। अब हम इन्हें एक एज्यूम्ड मीन मान लिया, तो इससे हमारा क्या है, कैलकुलेशन अब इजी हो जाएगा। तो अगला कॉलम हम क्या बनाएंगे, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए मीन्स ये हो जाएगा हमारा -10, ये 0 और ये +10, ठीक। इसका सम कोई बता देगा मुझे कितना आएगा, इसका सम क्या आएगा, यहाँ पे समेशन करेंगे क्या आएगा, -10, 0 और +10 को सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इस 0 को हल्के में मत लो, ये TRF का 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी बताएंगे, ये मीन की एक प्रॉपर्टीज है, ठीक। अब क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, जब एज्यूम्ड मीन लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पे या तो मॉड लगा देते हैं, मॉड लगाने का मतलब कि इस माइनस को प्लस में कर देते हैं, 10, 0, 10। अब फर्दर हम इसमें क्या करते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी का रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स आई माइनस ए, ओके। सो ये हो जाएगा 10, 0 और ये 40, टोटल हो जाता है 50। अब इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है एज्यूम्ड मीन के केस के लिए, एक फॉर्मूला बस लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए यही है हमारा एज्यूम्ड मीन, प्लस इसको हम लोग शॉर्ट में डी आई बोलते हैं, डिफरेंस। सो समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है। तो कुल मिला के मीन के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, और भी शॉर्टकट मेथड्स के फॉर्मूले हो सकते हैं, वो हम डील नहीं करेंगे, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई मीन को निकालने का तरीका। सबसे अच्छा हमको लगता है एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछता है, वो भी मीडियन और मोड निकालने के लिए पूछता है, अनग्रुप्ड वाला, ठीक है। या कभी कभी ये पूछ देता है रिप्लेसमेंट सीरीज का, कि 10 नंबर का मीन इतना है, और उसमें से क्या हुआ कि हमने एक ऑब्जर्वेशन हटाया और ये जोड़ दिया, ठीक। अब बताओ उसका न्यू मीन क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, पूछ देगा, तो वो ज़्यादातर अनग्रुप डाटा से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आप जानो कि सम ऑफ, अगर हम 5 ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, x1, x2, x3, 3 ऑब्जर्वेशन प्लस x4 प्लस x5, इसकी इसका हमको सम नहीं दिया है, लेकिन मालूम है कि 5 नंबर का सम मीन कितना है, हमको मान लो 10 है, तो अगर इनका सम पूछेगा तो क्या कर देंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 हो जाएगी। अब उसमें कोई वैल्यू ऐड करेगा, कोई डिलीट करेगा, तो आप उस तरीके से कैलकुलेट करना, नहीं समझ में आएगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन ग्रुप में भेज देना, सॉल्व हो जाएंगे। तो ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे ही क्वेश्चन मिलेंगे।
तो जो दूसरी बात हम बोल रहे थे मीन के साथ की मीन की प्रॉपर्टी, एक तो मेरिट से क्वेश्चन आता है, मेरिट और डीमेरिट से आता है, दूसरी जो क्वेश्चन आती है इसके प्रॉपर्टीज का। तो जो पहला प्रॉपर्टी है स्टार करके लिख लो, प्रॉपर्टीज मीन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। अल्जेब्रिक सम, अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, आप रिपीट कर सकते हो मेरे पीछे, अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन अराउंड इट्स मीन इज जीरो। वो मीन किसी भी तरीके का हो, एज्यूम्ड मीन ही क्यों ना हो, इज जीरो। कोई भी वैल्यू ले लो, इसमें आप 25 को भी ले लो, चाहे 5 को ले लो, आप जब भी इसको सम करोगे तो ये वैल्यू जीरो ही आएगी। ये मीन की एक प्रॉपर्टी है, और हमेशा यहाँ पे याद रखना अल्जेब्रिक सम। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, ये हालांकि डिस्पर्जन का पार्ट है लेकिन अभी बता देते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अराउंड मीन इज मिनिमम। मिनिमम, ये जीरो और मिनिमम वर्ड ही यूज कर लेना है। ठीक, हालांकि इसका ही बताएंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो डिस्पर्जन में बताएंगे। ठीक, अभी के लिए बस दिमाग में नोट कर लेना है हमको। ठीक, मतलब उसके कहने का मतलब है कि अगर हम इसका स्क्वायर करके सम करेंगे तो जो सम आएगा वो मिनिमम आएगा। ठीक है, ये बात बताएंगे। तीसरी चीज हमने एक बताया था, यूले ने बोला था कि फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल होगा। ठीक, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक सीरीज है n1 सीरीज है, ठीक, उसका मीन है x1 बार, दूसरी सीरीज है n2 सीरीज, n2 मीन्स n2 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसके मीन क्या है x2 बार। सो अगर हमको दोनों सीरीज को कंपोजिट कर दें, मिला दें, तो हमसे कंपोजिट मीन का फॉर्मूला क्या होगा। तो मीन अगर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होगा तो हम कोई नया फॉर्मूला तो बना नहीं सकते। सिंपल इस वर्ड का मतलब समझ लो कि कोई फॉर्मूले में उसका यूज कर पाना। ठीक, तो मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज, मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई बताना चाहेगा क्या, पढ़ा होगा किसी ने, नहीं पढ़ा होगा तो देख के बता दे। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है, ये हिस्सा क्लियर है कि नहीं। यस। इतनी चीजें थी मीन के बारे में। बाकी इसके मेरिट्स के बारे में हमने बता दिया। अगर मीन का तुमसे मेरिट कोई पूछेगा तो रिजिडली डिफाइन होता है, इजी टू कैलकुलेट, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैंपल फ्लक्चुएशन। इस पॉइंट को मार्क कर लेना। ठीक, डीमेरिट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डीमेरिट ऑफ मीन, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीमेरिट ऑफ मीन ये क्या होता है, मच अफेक्टेड बाय सैंपल एक्सट्रीम वैल्यू, मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, ये इतनी बातें रही इसकी मीन की। एक वेटेड मीन होता है। ठीक है, वेटेड मीन नहीं आप जानते होंगे कि आप क्या करते हो, जैसे आप अपना सेमेस्टर का ग्रेड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसका जितना क्रेडिट होता है उसके टोटल मार्क्स में, जितना हम 100 में मार्क्स पाते हैं उसमें क्रेडिट का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जाके सम करते हैं ना। तो वही वेटेज मीन होता है कि किसी भी वेरिएबल को जितना उसका वेटेज है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद एक सम कर लो, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे वेटेज लिख दो, वो सीधे सिंपली वेटेड मीन हो जाता है। ठीक, वो कोई खास जानने की बात नहीं है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है अरिथमेटिक मीन में,
किसी भी तरीके की दिक्कत? सर एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स एक्सट्रीम वैल्यूज की, सही बात। इसको मैं एक मीडियन और मोड पढ़ाऊंगा तब बताता हूँ, ठीक है? तीनों को एक साथ लेके बताऊंगा तो वहां पे बेटर समझोगे, ठीक है? मैं इस पॉइंट को नोट कर लिया, बता रहा हूँ, ठीक। एक है तुम्हारा जियोमेट्रिक मीन। इन दोनों का मैं बस केवल फॉर्मूला लिख देता हूँ, कभी पूछेगा नहीं मुझे लगता है, ठीक है? तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर क्या होता है? nth रूट ऑफ nth ऑब्जर्वेशन हम लोग तो रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि z इज इक्वल टू, अगर x1 है तो x2 का मल्टीप्लाई कर दो इंटू x3 का मल्टीप्लाई कर दो और डॉट डॉट डॉट, अगर xn नंबर है तो उसका वो मल्टीप्लाई करने के बाद nth रूट ले लेना होता है, ठीक। अगर यही दो नंबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? दो नंबरों का अगर हमसे पूछेगा कि अगर दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा तो a b दो नंबर है का 1/2, या इसी को कहते हैं अंडर रूट ए बी। ये ज्योमेट्रिक मीन का हमारा फार्मूला हो जाता है, ठीक। इसको हम लोग लॉग भी ले लेते हैं। अगर हम इसको लॉग ले लेंगे तो सिंपल ये हमारा क्या बन जाता है? अर्थमेटिक मीन हो जाता है। जैसे लॉग जी ले लेंगे, ठीक है, तो 1/n हो जाता है, और लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस, ये जानते होगा ना, जब प्रोडक्ट का हम लॉग लेते हैं तो उसको एडिशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। हालांकि ये कभी पूछेगा नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं लोड लेने की, बस ये याद रखना दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का या तीन नंबर का। वो भी तीन नंबर में मुझे लगता है यही वाला पूछता है, 4, 16 और 64 वाला। 4, 16 और 64 दे देगा और कहेगा कि इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो सीधी बात है, इनको मल्टीप्लाई करना है और इसका क्यूब रूट ले लेना होता है। बस एक क्वेश्चन हमको जहाँ तक लगता है बनेगा, वो भी इकोनॉमी में तो बिल्कुल नहीं बनता ये क्वेश्चन। तो ये ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। इसके बाद अगला जो है हार्मोनिक मीन। हाँ, इसके साथ इसकी मेरिट और डिमेरिट तो समझ में आ गया होगा। इजी टू कैलकुलेट तो बिल्कुल नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, बात मानते हैं, ठीक है, लेकिन कैलकुलेट करना आसान नहीं है, ये सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है। और दूसरी चीज पूछता है, ठीक है, एक क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन से ये है, इसको मैं अलग पेन से कलर से लिखता हूँ, कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन जीरो हो जाएगा, अगर इफ एनी ऑब्जर्वेशन, कोई बता देगा कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी या निगेटिव हो जाएगी तो क्या ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल सकते हैं? बताओ, यस और नो, बस हमको दो ही जवाब है। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जीरो हो या निगेटिव हो तो क्या हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं? नो सर। दो सर, नो, पूरा जीरो हो जाएगा। पूरा जीरो हो जाएगा, और निगेटिव के केस में वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी डिमेरिट की तो यही है डिमेरिट, ठीक। कैन नॉट डिटरमाइन ज्योमेट्रिक मीन, ओके, ये हो गया। और हार्मोनिक मीन बहुत ही छोटी चीज है, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन होता है। जैसे कि अगर ऑब्जर्वेशन हमारा क्या ए बी सी है, तो अगर इनको हार्मोनिक मीन बोलना है तो 1/a प्लस 1/b 1/b प्लस 1/c करके इसका हम ये ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 और इज इक्वल टू 1/h कर देते हैं। हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, ओके। वैल्यू की भी रेसिप्रोकल लेना होता है और उसकी भी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ज़्यादा तो हार्मोनिक मीन का हमको लगता नहीं क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बस याद रखना कि हार्मोनिक मीन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन होती है, ठीक है, और उसके वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल होता है। दो बार रेसिप्रोकल वर्ड यूज करना है, एक तो वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल करना है और ऐसे भी रेसिप्रोकल होता है, ठीक।
तो 2 नंबर के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं HM का, SM इज इक्वल टू 2AB A प्लस B फॉर 2 नंबर। ये हमारा HM का फॉर्मूला है। ओके, एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हार्मोनिक मीन का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो हमसे पूछेगा कि फॉर मेजरिंग एवरेज स्पीड विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सुटेबल। तो हम क्या करते हैं हार्मोनिक मीन, या हमने फिजिक्स में जब हम छोटे 11th-12th में रहे होंगे तो हमको समझ में पढ़ाया गया होगा कि एक कार है वो एक्स डिस्टेंस इतने किलोमीटर से ट्रेवल कर रही है और दूसरी कार क्या है और वो इतने डिस्टेंस इतने किलोमीटर से ट्रैवल कर रही है, तो उस कार की फिर एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो वो हम यहीं से निकालते हैं हार्मोनिक मीन से। तो यहाँ पे बस ये हमको ये पता होना चाहिए कि हार्मोनिक मीन से निकालते हैं, ये इसका एप्लीकेशन है, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद तो मीन की कहानी लगभग लगभग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादातर रेशियो प्रोपोर्शन में इस्तेमाल होता है, ग्रोथ रेट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का तो इस्तेमाल होता है हमारा रेट और रेशियो प्रोपोर्शन, ये इसके एप्लीकेशन है। और अर्थमेटिक मीन हम यील्ड निकालते हैं, चाहे जो भी चीज़ निकालते हैं वो हमारा सारा अर्थमेटिक मीन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब एक रिलेशन होता है, पूछता है AM GM और HM में रिलेशन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू मत भूलना, एक ऑप्शन ऐसे भी होगा बिना इक्वल टू के HM। अगर इतनी बातें याद होंगी तो मुझे नहीं लगता कि मीन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी। यहाँ तक क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? यस। ओके, अब बात करते हैं हमारा जो अगला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या है, मीडियन। मीडियन मीडियन का मतलब मीन्स क्या होता है हमारा, मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू या मीडियन क्या है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एग्री करते हो सब कोई? एग्री कर रहे हो? ओके, जैसे ये मीडियन है, MD से शॉर्ट में MD करते हैं, तो इधर भी 50% डाटा होगा और इधर भी 50% डाटा होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया मीडियन। ये हमारा अगला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अब देखो मीडियन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एकदम छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं। ठीक, पहला तो वही तरीका सेम हो जाएगा कि अनग्रुप डाटा होगा, ग्रुप डाटा होगा, क्लास इंटरवल के साथ होगा, विदाउट क्लास इंटरवल के साथ होगा, सबके लिए पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए, कि डाटा हमारा ग्रुप्ड नहीं है, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो पहला हमारा तरीका क्या होगा, अरेंज करना होगा, नंबर को हमको अरेंज करना होगा। किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन हम किस में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, हम कुछ किसी से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डिसेंडिंग से करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, नहीं। लेकिन एक हेल्दी प्रैक्टिस होती है कि आप असेंडिंग ऑर्डर से करोगे तो गलती की कम चांसेस होते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी डाटा आपको मिला है, मीडियन निकालना है, पहला स्टेप है आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। दूसरा है उसके ऑब्जर्वेशन को काउंट करो, मतलब एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना है हमको। ठीक, ये कितना है, आइदर ये नंबर ऑड होगा या तो इवन होगा। ठीक है, हमने ये इसको काउंट किया, ये हमारा नंबर है आइदर ये
एन एन हमारा क्या है, ऑड है, या तो एन हमारा क्या है, इवन है। ठीक है, क्लियर। अगर ऑड है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, n+1/2। और इस टीएच को बिल्कुल मत भूल जाना, टीएथ टर्म, मैंने क्या बोला, वो टर्म, अगर ये n+1/2 वेथ टर्म, मतलब अगर 4 आया तो 4th टर्म, जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में तुम्हारा सीरीज में जो चौथा टर्म होगा, उस वो जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी मीडियन वैल्यू है। लेकिन अगर n हमारा इवन है तो हमको दो पहले मीडियन पोजीशन निकालना होगा, एक n/2th टर्म एंड n/2th +1। ये 1 मतलब इस ऊपर नहीं है, इसमें एक और जोड़ देना, मतलब जिसके जस्ट नेक्स्ट टर्म जो होगा वो टर्म का ये टर्म, और इनका फिर एवरेज ले लोगे तो तुम्हारा मीडियन आ जाएगा इवन के लिए, नंबर के लिए। इतनी बात सबके दिमाग में बैठ गई, सबके दिमाग में बैठ गई ये बात। सर वो जो इवन वाला सर, उसमें जब पॉइंट में आता है आंसर, तो उसको कौन सा वैल्यू लेना चाहिए वहाँ पे? तो पॉइंट में आंसर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में ही आंसर प्रिंट करेंगे, अभी हम बता रहे हैं एग्जाम्पल। देखो अब एग्जाम्पल देखते हैं, इस फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो हम सेम चीज ऐसे कर रहे हैं। अब हमको जैसे एक क्वेश्चन किसी ने दे दिया, सपोज 4 3 9 6 7 8 2, ठीक है, ये हमको दिया। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अरेंज करूंगा, 2 3 4 6 7 8 9। ओके, पहला स्टेप तो मेरा ये हो गया। दूसरा मैं इसको काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, एन इज इक्वल टू 7। ओके, तो 7 इज ए ऑड है कि इवन है, 7 हमारा ऑड है कि इवन है, ऑड है। ऑड है। ओके, अगर कोई हिंदी मीडियम से हो तो सम या विषम कहते हैं, ठीक है, तो ये ऑड है। तो अब हमारे लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, ये वाला n+1/2th वाला। तो n+1/2 मतलब पूरा होल डिवाइडेड बाई 2th टर्म, तो ये क्या आ जाएगा, 7+1/2 इज इक्वल टू 4th टर्म। ओके, ये 4 आंसर नहीं है, अगर मीडियन में कहीं ऑप्शन में 4 भी होगा, कुछ लोग जोश जोश में कहेंगे अरे वाह आंसर आ गए, हम 4 मान लिया ना। आपको फिर वापस इसी सीरीज में जाना है, काउंट करना है, ये 1 नहीं है, ठीक है, 1 2 3 और फोर्थ टर्म हमारा क्या है, 6। तो मीडियन का जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा हमारा, 6। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। ओके, ठीक। दूसरी चीज, अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 लिख देता, अगला केस मान लो सपोज सेम केस है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक 1 भी ऐड कर दिया, इसको अरेंज करता है 1 2 3 4 6 7 8 9। अब मैं इसको काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन इज इक्वल टू क्या है, 8। ये हमारा क्या है, इवन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 मीन्स 4th टर्म। ओके, अगला क्या है, n/2 + 1 मीन्स 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 5th टर्म। तो हमारा 4th टर्म क्या है, पहले हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4th टर्म की वैल्यू पाइलक यहाँ पे 4 ही है, और 5th टर्म की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू क्या है, 6। अब हमसे कोई अगर मीडियन पूछेगा तो इन दोनों का एवरेज लिख देंगे, मतलब 6 + 4 / 2
इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? दिक्कत है? सर ये नंबर होगा कि सर ये टर्म होगा? सर फिफ्थ टर्म होगा कि सर फिफ्थ नंबर? ये नंबर है ना, हमने तो यहाँ पे टीएच नहीं लगाया ना, यहाँ पे तो ये 4 इसकी वैल्यू है, 4 इसकी वैल्यू है, ये 5 ये आंसर है एक्चुअल में तुम्हारा। जैसे यहाँ 6 आंसर है, उसी तरह ये 5 आंसर है। टीएच तो यहाँ पे लगाना है आपको। बात समझ में आई? आ गई बात? सर लेकिन ये तो 5 तो सीरीज में, क्या? 5 सीरीज में तो है ही नहीं ना सर। हाँ तो यही तो इसका अभी डिमेरिट है, हम बताएंगे। तो कभी जरूरी नहीं होता, कभी कभी अभी हम अभी मेरिट और डिमेरिट जब मीडियन का पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे बड़ी डिमेरिट है, कभी कभी ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो कि हमारा उस सीरीज में होती नहीं है, या इवन केस के लिए हमारा कभी भी, इवन नंबर के लिए कभी भी मीडियन हमारा एग्जैक्टली आती नहीं है। अगर मान लो कि कभी कभी पॉइंट्स में भी आ जाता है 3.5, ओके, और वो कहीं सीरीज में है ही नहीं। जैसे कि अगर हम तुमको एग्जांपल देते हैं 1 2 3 4 ले लो, ठीक है, इसका अगर काउंट करोगे 4 है तो 2 और 3 मतलब इसमें जो आएगा 2.5 मीडियन आएगा। तो 2.5 सीरीज में रहती है ना, तो ये इसका डीमेरिट है इवन के केस के लिए। ओके, लेकिन फार्मूला यही है, फार्मूले में कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बात करते हैं, थोड़ा ग्रुप डाटा की बात करते हैं। ग्रुप डाटा में बात करते हैं तो ग्रुप डाटा में सीधी बात है कि क्लास इंटरवल के साथ होगा या विदाउट क्लास इंटरवल के साथ होगा। तो पहले जो सिंपल विदाउट क्लास इंटरवल के साथ होगा उसमें क्या होगा, 2 3 4 ये होगा, और 5 होगा, F5 होगा। उसमें हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी होगी 1 2 3 और 2, ये हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने कल बताया था कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक वर्ड होती है जिसमें हम लेस देन टाइप, मोर देन टाइप कोई भी ले सकते हैं। तो लेस देन टाइप निकालने के लिए 1 जो है उसको एज इट इज लिखेंगे, इसमें ये 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें ये 3 ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और इसमें ये ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। ठीक, अब क्या है, हम इसको सम करेंगे। इसको टोटल को सम करने पे हमारी की वैल्यू क्या आती है, 11। ओके, जो 11 है, 11 हमारा क्या है, 11 ऑड है कि इवन है, ऑड है या और इवन है? ओके, तो ऑड है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1/2th सीरीज या 2th टर्म। तो ये जो होगा हमारा 11+1/2th टर्म जो होगा ये हमारा हो जाएगा 6th टर्म। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमारी क्या थ्री कहती है? प्लस थ्री सिक्स ओके ओके तो 3+3 6। ओके ओके ओके, हाँ सही है, ओके। 3+3 से 6 और 2 8, ओके, हाँ। सो यहाँ पे भी हमारा 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑड नहीं है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, इवन है, इवन नंबर है। 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 लगा देंगे डायरेक्ट, या इसमें तुमको n/2+1 करने की भी कभी कभी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कैसे, अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, लेस देन 1 इसमें आएंगे, लेस देन 3 इसमें आएगा, लेस देन 6 इसमें आएगा। तो 4 क्या है, लेस देन 3 है कि लेस देन 6 है, फोर्थ टर्म जो हमारा है, लेस देन 1, लेस देन 3, लेस देन 6, लेस देन 8।
तो जो फोर्थ टर्म है वो क्या आएगा, किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, लेस देन 6 आएगा कि लेस देन 6। लेस देन 6 में आएगा। तो ये जो लेस देन 6 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा xi की वैल्यू हो जाती है, यही हमारा फिर मीडियन हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे 4 है, यही हमारा फिर मीडियन हो जाता है। सिंपल सी बात है, मीडियन। ग्रुप डाटा जिसमें केवल क्लास इंटरवल नहीं है, उसमें क्या किया, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से हमने क्या किया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, और जनरली लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके जो समेशन वैल्यू होती है उससे हम क्या करते हैं, निकालते हैं कि कौन सा टर्म हमारा मीडियन टर्म होगा। तो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म किस सीरीज में लाई करेगा या कहाँ पे लाई करेगा, तो वो इस मीडियन क्लास में लाई करेगा। ये हमारा हो जाता है मीडियन क्लास, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स आई की जो वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन हो जाता है। ओके, कंफ्यूजन है सर। क्या सर इसमें किस तरीके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग, हम्म, सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग टर्म देखते हैं सर कि मतलब नंबर देखेंगे सर? टर्म की बात करेंगे, नंबर की नहीं, टर्म की बात करेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में टर्म देखोगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिपीटिशन ही है ना, और हम उस फ्रीक्वेंसी का सम करते जा रहे हैं, ठीक है। कि 1 और 2, लेस देन 3 क्या होगा, लेस देन 4 क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, कहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। ओके, सर एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब सर बताएं, मतलब सर प्लस करके करने का मतलब क्या है सर? ओके, मतलब क्यों प्लस करते हैं मतलब? ओके। कभी कभी जब सीरीज होती है, ठीक है, इसको रुक जाओ, क्लियर, इसको यहीं पे रहने देते हैं, अगले सीरीज पे चलते हैं, ठीक है। तुमको बताते हैं, जैसे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है एक्स आई एफ आई, ठीक है। कभी भी कोई ऑब्जर्वेशन जब हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन टाइप से होता है, लेस देन टाइप, ठीक है। हमसे कोई पूछेगा कि अगर कोई भी लड़का है, कितने लड़के मतलब इतने से कम, अगर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 कितनी टाइम्स ऑकर कर रहा है, 3 टाइम्स ऑकर कर रहा है। ओके, 2 कितनी टाइम्स ऑकर कर रहा है, मान लो 2 टाइम्स ऑकर कर रहा है। 3 कितनी टाइम्स ऑकर कर रहा है, मान लो 1 टाइम्स ऑकर कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, कि इस सीरीज में 1 3 टाइम्स आया होगा, 2 2 टाइम्स आई होगी, ठीक है, और 3 एक बार आया होगा। ये टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हमारी 6 है। इसको इस तरीके से, अनग्रुप डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रुप डाटा है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि लेस देन 2 कितने लड़कों ने पाया है, एक क्लास में लेस देन 2 कितने लड़कों ने पाया है, ठीक है। तो जैसे 3, ओके, आपका ये है यहाँ पे 5, और ये हो जाएगा 6, ओके। कि लेस देन 3, लेस देन 3 इसमें आएंगे, लेस देन 2 इसमें आएंगे, और लेस देन 1 इसमें आएंगे। हाँ सॉरी, वो आप टर्म नहीं, ये इस केस में ये वैल्यू चाहिए, लेस देन 2, लेस देन 1। जैसे क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है लेस देन 2 कितने नंबर लोगों ने पाया, लेस देन 2, 2 एक मार्क्स है, तो 2 से कम कितने लोगों ने पाया है, तो 2 से कम हमारा क्या किस में आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सी एफ वैल्यू होगी 5। मतलब 2 या 2 से कम पाने वाले अगर काउंट करो, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 लोग हैं। तो सी एफ वैल्यू का हमको इस तरीके से हम डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो हमने छोटा सा सीरीज लिया कि तुमको सामने दिख गया कि हाँ 5 लोग हैं जो 2 या 2 से कम पाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही होता, ठीक है, कि बहुत लंबी सीरीज है जिसको हम खोल नहीं सकते, तो उस केस में जो सी एफ वैल्यू होती है वो हमको क्विक के रीडिंग के लिए हेल्पफुल हो जाती है। समझ में आया मेरी बात? और इसी यस सर तरह अगर, समझ गए। अगर, हाँ बताओ, कोई कुछ बोल रहा है? समझ आ गया इसी सर। तरह, हाँ, इसी तरह एक ग्रेटर देन सीरीज का भी होता है, ठीक है। तो उसका हमने कल एक क्वेश्चन बताया था, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब बता रहे थे, तो हमने एक बताया था कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक ही 2 क्वेश्चन बनते हैं।
कि लेस देन और मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक कर्व बनता है, ग्राफ बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओगिव कर्व। और ओगिव कर्व में जो लेस देन और मोर देन का इंटरसेक्शन होता है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो मीडियन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और ये सेंट्रल टेंडेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये ग्रुप डाटा के लिए। और जनरली, और अगर ये तुम्हारा विथ क्लास इंटरवल हो, ठीक है, अगर विथ क्लास इंटरवल होता है तब उस केस के लिए हमारे पास एक फार्मूला हो जाता है, ठीक है, विथ क्लास इंटरवल। ओके, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये हमारा एस एस सन सपोज, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है 1, 5, 6। ओके, तो सिंपली अब क्या करना है, हमको फिर से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कल हमने बताया था मीडियन में हमेशा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, लेस देन टाइप 1, 6 और 12। तो यहाँ पे भी जो सम होता है जनरली ये जो सम होता है और ये सम वैल्यू इक्वल आएंगी, ठीक है। तो ये 12 है, 12 क्या है हमारा, क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन है। तो लेस देन जो 6 होगा, ये यहाँ पे एक्चुअली ये बाउंड्री पे आ गई। ओके, लेस देन 6, सिक्स्थ टर्म जो होगी, या लेस देन 6 जो वैल्यू आएगी वो हमारा इस रेंज में आएगा। हमेशा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के यहाँ से मैच करना है, यहाँ से मैच नहीं करना। लेस देन 6 यहाँ पे आएगा, ओके। और यही जो जो है हमारा क्या है, मीडियन क्लास हो जाता है, इसको मीडियन क्लास कहते हैं। ओके, मीडियन क्लास के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जस्ट हाफ करना है, जैसे अनग्रुप डाटा के लिए करते हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो होता है ये हमारा मीडियन क्लास होता है। और इसके लिए फिर अब फॉर्मूला जो बनती है उसको देख लो, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू एल, एल हमारा होता है लोअर लिमिट, जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट ये 5 हो जाती है, प्लस n/2, n/2 ये जो हम n/2 करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग, मतलब प्रीवियस का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाला नहीं माइनस करना है, नहीं तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना। 6, और अगर 6 में कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्युमुलेटिव प्रीसीडिंग वाला मतलब इस वाले को माइनस करना है, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगा उससे डिवाइड करना है, और इनटू क्लास इंटरवल, जो ये क्लास इंटरवल है इसका 5 to 10 ये है क्लास इंटरवल। तो इस केस में जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है विथ क्लास इंटरवल। तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछता है इससे न्यूमेरिकल, अब तो नहीं पूछेगा क्योंकि अब पास आउट हो गए हैं सेमेस्टर से, तो पहले इस सेमेस्टर में पूछते थे टीचर, ठीक है। ये 6 - 1 हो गया, और अगर ये फ्रीक्वेंसी यही 5 हो जाती है हमारी, और अगर इसकी ये जो देखते हैं क्लास इंटरवल का है 10 - 5 = 5, सो ये इतनी हो जाती है। तो इस केस में हमारा जो मीडियन की वैल्यू आई, मीडियन आंसर आया हमारा 10। तो ये हमारा कुछ मीडियन निकालने के तरीके थे। कोई दिक्कत इस चीज़ों में? अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कराता हूँ। जो अब तक जिनको नहीं समझ में आ रहा था, सो रहे थे, वो अब कान खोल के जग जाए, ठीक है। पहली चीज कि क्वालिटेटिव डाटा के लिए ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज फॉर क्वालिटेटिव डाटा। बाकी सब हम जितना पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डाटा के लिए पढ़ेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा के लिए हमारा मीडियन इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा की स्टडी के लिए हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या है, इसका मेरिट, इसकी जो मेरिट है, मीडियन की जो मेरिट है वो क्या है, जो मीन की डीमेरिट है वही मीडियन की मेरिट है। करते हैं क्या सर, क्वालिटेटिव के लिए क्यों क्यों यूज करते हैं सर? जैसे क्वालिटेटिव डाटा जैसे ब्यूटीफुल है या कोई है, तो हम क्या करते हैं कि उसको एक फॉर्म में अरेंज कर लेंगे कि पुअर, गुड, और फिर बेटर और बेस्ट, ऐसे इस फॉर्म में अरेंज कर लिया उसको, और उसके बेसिस पे हम फिर क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं मीडियन की हेल्प से, ठीक है।
प्लस तुमने दूसरी चीज गौर की होगी कि मीडियन में कभी भी हमने पूरे ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है, अगर इस 2 की जगह मैं यहाँ पे 1 रख देता तो क्या मीडियन पे कोई फर्क पड़ता? मीडियन तब पर भी तो इसकी 6 होती। अगर इस 9 की जगह अगर मैं 100 कर दूं, 1000 कर दूं, 10,000 कर दूं, मतलब 1 मिलियन कर दूं, तो भी मुझे नहीं लगता मीडियन की डाटा पे कोई फर्क पड़ता। तो यही इसकी मेरिट बन जाती है कि नॉट मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जो हमसे पूछा था ना तुमने वहां पे कि मीन में ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या हो रही है, ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो नॉट मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो जो मीन का डिमेरिट है यही उसका मेरिट हो जाता है। सर मतलब कि सर मीडियन में सर ना तो वो वैल्यू बता पाता है, तो उसके कारण वो इफेक्ट भी नहीं होगा, और सर उसका नहीं, मतलब मीन्स मेरिट ये है कि डिमेरिट ये सेम। मीन्स ये है सभी ऑब्जर्वेशन पे बात नहीं है ना। अगर हमको इसका मीन निकालना होता तो हम 2 को सम करते, 3 को सम करते, 5 को सम करते, 7 को, सबको सम करते ना, सभी ऑब्जर्वेशन को यूज करते। तो अगर यहाँ पे मैं 9 की जगह 100 लिख देता तो जाहिर सी बात है कि जो मेरी एवरेज वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती। बात मेरी समझ लो। यस जबकि सर। इस मीडियन में क्या है, हम बस इसको अरेंज कर रहे हैं एक फॉर्म में। अगर इसकी जगह कोई माइनस की भी नंबर लिख दे या इसकी जगह कोई बहुत बड़ा नंबर भी लिख दे तो इसके पोजीशन पे कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ये लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये इसकी मेरिट हो जाएगी। और बाकी डीमेरिट क्या है, जो मीन की मेरिट थी ना, और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही पूछता है, क्वालिटेटिव डाटा के लिए कौन सा मेजर यूज करते हैं टेंडेंसी, तो वो मीडियन है। ठीक, ओगिव से कौन सा निकालते हैं, मीडियन है। और एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे कम इफेक्ट होने वाला, हालांकि ये नहीं पूछता, ये सब पूछता है सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है, तो वो मीन होता है। ओके, अब इसकी भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हालांकि वो मीन डिस्पर्जन पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। तो इतनी सारी चीजें थी मीडियन की। कोई दिक्कत मीडियन में किसी को? कोई दिक्कत? बताओ भाई। आवाज आ रही है अब? हेलो? यस सर। ठीक है, तो हमने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया। ओके, और जो सबसे लास्ट है वो क्या है, मोड है। ओके, तो ये सबसे आसान चीज होता है निकालना। मोड का मतलब क्या होता है, सब मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग, या जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट करता है उस वही हमारा मोड हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑकरिंग।
ये हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। तो इसको निकालना सबसे आसान है, ठीक है। अगर मान लो अनग्रुप डाटा है, जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 9 2 2 7 8, ठीक है, बहुत नंबर है, ठीक है। इस पे हमसे पूछेगा मोड कौन, इस नंबर का मोड क्या है, तो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा मोड हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर ऑकर किया है बार बार, 1 2 और 3, मतलब 2। जो सबसे ज़्यादा ऑकर करने वाला नंबर क्या है, 2 है। तो 2 हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? हेलो। यस। हम्म। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नंबर होता है ये हमारा मोड हो जाता है। ये अनग्रुप डाटा के लिए बात थी, लेकिन ग्रुप डाटा के लिए थोड़ा सा सीन चेंज हो जाती है, ठीक है। ग्रुप डाटा में भी अगर विदाउट क्लास, मतलब विदाउट क्लास इंटरवल है, और उसमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया है XI और इधर FI दिया है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 7 है, इधर 8 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है 100 है, 99 है 101 है, और ये 80 है। तो मीन्स क्या, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू उसकी मोड हो जाती है। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है, 101, तो यहाँ पे मोड की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। तो मोड निकालना थोड़ा आसान है, ठीक है, इन दोनों केस के लिए, अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा में जहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है। थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब हमारा क्लास इंटरवल आ जाता है, ओके। इसमें जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, ये है। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई है 7 9 11 8। तो सिंपल सी बात है, हमको कुछ नहीं देखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हो जाता है हमारा मॉडल क्लास। अभी तो मीडियन क्लास पढ़े थे, ठीक, और उसमें मीन क्लास पढ़े थे, ठीक। तो इसी तरह ये हमारा हो जाता है मॉडल क्लास। इसके लिए फॉर्मूला हम निकालते हैं मोड के लिए, MO इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मॉडल क्लास माइनस इसके पहले वाला मीन्स F-1 कर लेते हैं, ठीक है। FM-1 इंटू 2M-2M-1 और M+1, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटू H मोड निकालने के लिए। अगर इस केस में हम निकालेंगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू हो जाती है 10, मोड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 11 माइनस इससे पहले वाला वैल्यू क्या होती है 9, और इंटू क्या, 2 × 11 - 9 और बाद वाला -8, और क्लास इंटरवल कितना है हमारा टोटल 5 है। इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये हमारा मोड आ जाएगा। ट्वेंटी टू और ये हो जाएगा 17 मीन्स ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 12। ये मोड की वैल्यू हमारी 12 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोड निकालते हैं जनरली। कभी भी क्लास इंटरवल वाले जहाँ भी मीन पढ़ाया अब तक, जितना भी पढ़ाया या मीडियन पढ़ाया या चाहे कुछ भी पढ़ाया, ठीक है, उसमें ये वाला नहीं पूछता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है, कम टाइम होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन वो नहीं देता। तो कम से कम मतलब अनग्रुप डाटा के लिए कैसे मीन निकालते हैं, कैसे मीडियन निकालते हैं और कैसे मोड निकालते हैं, ये चीज हमको आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर इतनी बात मेरे को? क्लियर है?
बताओ भाई। यस सर। ओके, अब बात करते हैं इसकी मेरिट और डीमेरिट की। तो मेरिट में ये है कि एकदम सेम जैसे मीडियन की मेरिट थी कि एक्सट्रीम वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इजी टू कैलकुलेट है, और मतलब ओपन इंटरवल क्लासेस के लिए भी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि हमको इसके नीचे का पता नहीं है, ठीक, इसके नीचे का हमको अगर कुछ भी नहीं पता है तो भी हम मोड निकालेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ओपन इंड क्लासेस के लिए भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। डीमेरिट यही है कि जो है ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छा नहीं कर सकते, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो डीमेरिट याद रखना, मीडियन भी और ये भी। तो ऑलमोस्ट मीडियन और मोड की डीमेरिट डीमेरिट सेम ही होता है। इसके साथ एक डीमेरिट क्या होता है, ये बाई मॉडल होता है। कभी कभी मोड इल डिफाइंड होता है। इल डिफाइन होने कहने का मतलब कभी कभी दो मोड आ जाते हैं, दो मॉडल, मतलब बाई मॉडल हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी तो मतलब मल्टी मॉडल हो जाएंगे, या कभी, हाँ, दूसरा चीज है एक मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तुमसे पूछेगा मेथड ऑफ ग्रुपिंग हम किस के लिए यूज करते हैं, तो मोड को निकालने के लिए यूज करते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने देखा था, हालांकि ये बन गया है। तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मोड को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे बिजनेस फ्रीक्वेंसी होती है, या कोई भी गारमेंट कंपनी होती है, कोई शू कंपनी होती है, तो वो क्या करती है, सबसे ज़्यादा कपड़े किस साइज के बनाते हैं, एम साइज के। ज़्यादा सबसे ज़्यादा शूज किस साइज की बनाएगा, 7 नंबर के या 8 नंबर के या 6 नंबर के, मतलब जिसके लोग, जिस मतलब पॉपुलेशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, या काउंटिंग में जो लोग ज़्यादा हो। तो इसका जो यूज होता है, यूजेज, मोड का जो यूज होता है बिजनेस फोरकास्टिंग में यूज होता है, कि आपको किस कंपनी के, ठीक है, अगर जैसे चॉकलेट बनाने वाली कंपनी होगी तो वो सबसे पहले टारगेट करेगी उस एरिया में जिस एरिया में चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा होंगे। तो बिजनेस फोरकास्टिंग में मोड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है। तो ये सब चीज़ें कुछ थी जो उसमें हमने मीन के बारे में पढ़ा, मीडियन के बारे में पढ़ा, मोड के बारे में पढ़ा, ठीक। एक रिलेशन होता है, हालांकि चलो वहाँ इस क्यूनेस में बताएंगे मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब तक की कहानी हमने पूरी सेंट्रल टेंडेंसी पे खत्म कर दी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछे। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो पूछो। बताओ, समझ में आया आज की क्लास, या कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया? शुभम बता दो। आ गया सर। मैंने बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं गया, बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर भी नहीं रहा। इतनी बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि कभी ना कभी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट अनग्रुप डाटा के लिए सबको आना चाहिए कि मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इसके मेरिट डीमेरिट और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। अब कल क्या है, कल हम लोग डिस्पर्जन पढ़ेंगे, कर्टोसिस पढ़ेंगे और स्क्यूनेस पढ़ेंगे, और कल ये हमारा पूरा जो चैप्टर है वो हम फिनिश कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो जिसको कोई चीज़ ना समझ में आई हो वो आराम से पढ़े, देखे, ठीक है। और उसके बाद तुमको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको लगता है कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं। वेटेज में हमने सबसे पहले इसी के चैप्टर का नाम दिया है, तो इस ये चैप्टर थोड़ा अच्छा भी है, और पहले से आदमी पढ़ा है, 8 9 10 में कभी ना कभी मीन मीडियन मोड सब कोई पढ़ के आया है, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस करना, इसके एप्लीकेशन देखना, मेरिट डिमेरिट देखना, और इसके बाद आगे करेंगे। तो यहाँ पे पूरी चीज़ यही थी कि सबसे बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तुम्हारा क्या, एरिथमेटिक मीन है, ओके।
ठीक है फिर बाय।